नमस्कार दोस्तों, मेरी YouTube चैनल ESICAN टीचर्स ट्यूटोरियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये हमारी इंग्लिश पेडागोजी का सेकंड क्लास है इस सत्र का। इसके पूर्व जो है मैंने पिछले वर्षों में CG टेट और CG टीचर भर्ती हेतु बहुत सारे इंग्लिश पेडागोजी के वीडियोस बनाए हैं। वो वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आप उन वीडियोस को भी एक बार, यदि CG टेट या छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे तो उन वीडियोस को भी आप प्लेलिस्ट में जाकर एक बार ज़रूर देखिएगा। और यदि आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल का टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ये सारे क्वेश्चन आपके छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 में पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चन को देखेंगे। शुरुआत, क्योंकि सबसे पहले आपको पैटर्न को समझने की आवश्यकता होती है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पूर्व आपको सबसे पहले पैटर्न को समझना होता है। यदि आप पैटर्न को समझ गए, सिलेबस को देख लिए, सिलेबस को अच्छे से समझ गए, पैटर्न को समझ गए, फिर जब आप तैयारी करेंगे उसके हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से, तब फिर आप क्या होता है, आप सफल हो पाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। या तो फिर पढ़ते रहेंगे, क्या आता है आपको पता ही नहीं रहेगा, किस प्रकार से आता है वो पता ही नहीं रहेगा, तो फिर कोई मतलब नहीं होता है। आप जहां आपको पहुंचना चाहिए, आपको सक्सेस मिलने में आपको फिर वहां पे परेशानी आता है, क्योंकि आप सही तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसलिए हमको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो इस वीडियो में मैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड, उन क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। और इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑप्शन किस प्रकार से रहते हैं और उसको सॉल्व कैसे करना है। इसके पूर्व मैंने छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे गए थे 10, उसका पिछले वीडियो में बनाया था क्लास 1 में, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। प्रश्न है, देखिए, रीड द गिवन स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए फर्स्ट क्या है, लीड इन एक्टिविटीज जनरली इन्वॉल्व्स लुकिंग एट द पिक्चर्स अराउंड अ टेक्स्ट और एट द टाइटल एंड ट्राइंग टू प्रेडिक्ट व्हाट द टेक्स्ट विल बी अबाउट। दूसरा कथन है, देखिए, वार्मर्स आर ऑफ्टन यूज्ड टू रेस स्टूडेंट एनर्जी लेवल और टू मेक देम फील कंफर्टेबल बिफोर द मेन लर्निंग ऑफ द लेसन स्टार्ट। तो देखिए पहला क्या बोला है कि लीड इन एक्टिविटी में क्या शामिल होता है कि टेक्स्ट के चारों ओर जो चित्र दिखाई देता है, ठीक है, या फिर जो शीर्षक होता है, और उसके हिसाब से आप क्या करने की कोशिश करते हैं कि इसके बाद जो है नेक्स्ट टेक्स्ट क्या होगा, है ना, उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाला टेक्स्ट क्या होगा, है ना। किसके जरिए आप चारों तरफ को, जो टेक्स्ट है उसके चारों तरफ के पिक्चर वगैरह को देखते हैं, उसके शीर्षक को देखते हैं और प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट में क्या टेक्स्ट हमको दिखेगा। तो ये होता है लीड इन एक्टिविटी में, ठीक है। ये बोल रहे हैं, दूसरा बोल रहा है कि वार्मर्स आर ऑफ्टन यूज्ड टू रेस स्टूडेंट्स एनर्जी लेवल और टू मेक देम फील कंफर्टेबल बिफोर द मेन लर्निंग ऑफ द लेसन स्टार्ट्स। तो वार्मर्स में क्या होता है, स्टूडेंट के एनर्जी लेवल को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की जाती है, या फिर उसको कंफर्टेबल महसूस कराने की कोशिश की जाती है। कब? लेसन स्टार्ट करने से पहले। तो ये वार्मर्स में होता है बोल रहे हैं। तो देखिए ये दोनों ही कथन करेक्ट है कि लीड इन एक्टिविटी में क्या शामिल होता है कि हम टेक्स्ट के चारों तरफ पिक्चर को देख के नेक्स्ट में क्या हो टेक्स्ट आने वाला है या किसके बारे में टेक्स्ट होगा उसके बारे में हम अनुमान लगाते हैं। वार्मर्स में क्या करते हैं, स्टूडेंट के एनर्जी लेवल को बढ़ाने की कोशिश करते हैं या उनको कंफर्टेबल महसूस कराने की कोशिश करते हैं लेसन स्टार्ट करने के पहले या लेसन स्टार्ट करके उसको सिखाने से पहले। तो देखिए ये दोनों ही कथन करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ था बात 1 एंड 2 आर करेक्ट, बी बात 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, सी ओनली 1 इज करेक्ट, डी ओनली 2 इज करेक्ट। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पहला बात 1 एंड 2 आर करेक्ट। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
रीड द गिवन स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड। अब फिर यहाँ स्टेटमेंट दिया है, इसमें फिर से आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना। फर्स्ट दिया है, देखिए, एरर्स ओक्योर व्हेन लर्नर्स ट्राई टू से समथिंग दैट इज बियॉन्ड देयर करेंट लेवल ऑफ नॉलेज और लैंग्वेज प्रोसेसिंग। दूसरा कथन दिया है, स्लिप्स ओक्योर सिंपली बिकॉज आवर अटेंशन इज समवेयर इज एट दैट मोमेंट। तो देखिए पहला कथन क्या बोल रहा है, अगर इसको हिंदी में समझे तो पहला कथन बोल रहा है कि गलतियाँ सीखने वाले का तब होता है जब वो कुछ ऐसा कहना चाहता है जो उसके पूर्व ज्ञान या उसके ज्ञान के स्तर या भाषा के स्तर से परे है ना, उसके लेवल ऑफ नॉलेज और लैंग्वेज प्रोसेसिंग से बियॉन्ड है, परे है ना। जब कुछ ऐसा कहना चाहता है लर्नर, तब क्या होता है, वो गलती करता है, ठीक है। सेकंड है, स्लिप्स ऑक्योर सिंपली बिकॉज आवर अटेंशन इज समवेयर इज एट दैट मोमेंट। और स्लिप कब होता है, स्लिप होता है जब हमारा ध्यान कहीं और किसी और तरफ होता है ना, तब क्या होता है, स्लिप होता है, फिसलन, जैसे कि स्लिप हो जाना, जुबान फिसल जाना, है ना। तो ये कब होता है, जब ध्यान कहीं और रहता है तब ये होता है, स्लिप होता है। तो देखिए अगर इसको देखें तो पहला कथन भी सही है। लर्नर जो है गलती कब करेगा, जब वो अपने लेवल ऑफ नॉलेज से, अपने लैंग्वेज जितना जानता है उससे परे जाके, है ना, उससे परे जाके वो कुछ कहना चाहेगा, तो फिर उसको क्या होगा, वहाँ पे गलतियाँ होगी। स्लिप कब होगा, जब उसका ध्यान बोलते समय कहीं और हो, तब फिर वहाँ पे क्या होता है, स्लिप होता है, ठीक है। तो देखिए इससे ये स्पष्ट है कि पहला कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है कि बात फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। अगला देखते हैं हम लोग, देखिए 73, रजिस्टर इन द लैंग्वेज टीचिंग कंटेक्स्ट मीन्स, है ना। लैंग्वेज टीचिंग के संदर्भ में रजिस्टर का मतलब क्या है। ए, टू पुट अ नेम ऑन एन ऑफिशियल लिस्ट। बी, एन ऑफिशियल लिस्ट ऑफ नेम्स एक्सेट्रा आर अ बुक दैट contains this kind of list. C, to show something or to be shown on a measuring instrument. D, the type of language, formal or informal, that is used in a piece of writing. तो देखिए रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर होता है आपका एक तरीका जिसको हम लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज में फॉर्मल या इनफॉर्मल तरीके से यूज करते हैं, है ना। लैंग्वेज चाहे वो फॉर्मल लैंग्वेज के लिए हो, चाहे इनफॉर्मल तरीके से हो, जिसको हम यूज करते हैं उसका एक तरीका होता है लैंग्वेज टीचिंग में रजिस्टर। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एज पर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, जिसको CLT बोलते हैं, CLT मेथोडोलॉजी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर ग्रामर टीचिंग, ठीक है। ये ग्रामर टीचिंग शुड बी डन इन कंटेक्स्ट। बी, फर्स्ट फ्लुएंसी देन एक्यूरेसी। सी, यूज द डिडक्टिव फॉर्म ऑफ टीचिंग। डी, फोकस ऑन मीनिंग रेदर देन ऑन फॉर्म्स। तो देखिए क्या बोला है कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के जो विधि है, मेथोडोलॉजी है, ठीक है, उसमें नीचे में जो लिखा हुआ है उसमें कौन सा जो है सही नहीं है, ठीक है, कौन सा प्रिस्क्रिप्शन जो है सही नहीं है। तो अगर इसको ऑप्शन को देखें तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में क्या होता है, ग्रामर टीचिंग शुड बी डन इन कंटेक्स्ट, है ना। ग्रामर जो है किसके हिसाब से सीखा जाता है, संदर्भ के हिसाब से सीखा जाता है, ठीक है। तो ये तो सही है। फर्स्ट फ्लुएंसी देन एक्यूरेसी, ये भी है, ये आपका पिछले वाला सहायक शिक्षक भर्ती में ये प्रश्न आया था कि फर्स्ट फ्लुएंसी देन एक्यूरेसी, मतलब फ्लुएंसी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है एक्यूरेसी की तुलना में, ये कौन सा मेथड में होता है, यही वाला। तो उसका आंसर था आपका कम्युनिकेटिव लैंग्वेज मेथड या अप्रोच, है ना। तो ये सेकेंड भी सही है। तीसरा देखिए, सी, यूज द डिडक्टिव फॉर्म ऑफ टीचिंग, तो ये जो है गलत है ना, ये कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में नहीं होता। डी, फोकस ऑन मीनिंग रेदर देन ऑन फॉर्म्स, ये भी सही है।
तो देखिए इस हिसाब से हम लोग देखते हैं तो वो हमारा करेक्ट, क्योंकि यहाँ इज नॉट अ प्रिस्क्रिप्शन बोला है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर होगा यूज द डिडक्टिव फॉर्म ऑफ टीचिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए 75 उस समय था, है ना, तो ये क्या था, रीड द गिवन स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड। अब फिर वही वाला है कि कौन सा करेक्ट है उसको देखना है। फर्स्ट, लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ सबकॉन्शियस प्रोसेस सिमिलर टू दैट बाय विच चिल्ड्रन एक्वायर देयर फर्स्ट लैंग्वेज। ठीक। सेकेंड है, लैंग्वेज लर्निंग इज अ कॉन्शियस प्रोसेस एंड इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर अ फॉर्मल लर्निंग सिचुएशन और अ सेल्फ स्टडी प्रोग्राम। तो देखिए यहाँ पे लैंग्वेज जो सीखने के दो तरीके होते हैं, एक होता है लैंग्वेज अर्जन और एक लैंग्वेज मतलब भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, है, जिसको हिंदी में लैंग्वेज एक्विजिशन को भाषा अर्जन बोलते हैं, लैंग्वेज लर्निंग को भाषा अधिगम बोलते हैं। तो भाषा अर्जन क्या होता है, भाषा अर्जन होता है एक सबकॉन्शियस प्रोसेस, है ना, जिसको जिस प्रकार से बच्चे अपना फर्स्ट लैंग्वेज को सीखते हैं, मातृभाषा को सीखते हैं, तो किसके जरिए सीखते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन के जरिए सीखते हैं, भाषा अर्जित करते हैं वहाँ पे। ठीक है, वो जो है सबकॉन्शियस होता है, उसमें मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, कहीं उसको सीखने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, मतलब वो क्या होता है, इनफॉर्मल तरीके से अपने सराउंड में देख के सुन के सीखते हैं। तो ये क्या है, सबकॉन्शियस प्रोसेस है। तो इसलिए देखिए पहला कथन तो सही है ना, जिस लैंग्वेज एक्विजिशन के जरिए ही बच्चे जो है अपने फर्स्ट लैंग्वेज को सीखते हैं, है ना, ये सबकॉन्शियस प्रोसेस है। दूसरा है देखिए, लैंग्वेज लर्निंग इज अ कॉन्शियस प्रोसेस, तो ये भी करेक्ट है। एंड इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर अ फॉर्मल लर्निंग सिचुएशन और अ सेल्फ स्टडी प्रोग्राम। और लैंग्वेज लर्निंग किस प्रकार से होता है, ये या तो फॉर्मल लर्निंग सिचुएशन के जरिए होगा, मतलब आप कहीं जाके सीखेंगे, है ना, आपको कोई सिखाने वाला होगा, या फिर सेल्फ स्टडी प्रोग्राम के जरिए आप सीखेंगे। तो इसमें क्या होगा, है ना, इसमें आपका सीखने पे जोर देना पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्मल तरीके से आप सीखेंगे। तो देखिए दोनों ही कथन सही हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, देखिए बात फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। क्या ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, बात फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, द फर्स्ट लिसनिंग टास्क मिस्टर आशुतोष गिव्स हिज स्टूडेंट इज यूजुअली one in which they have to decide on the general meaning of the text. Which aspect of listening is it? देखिए क्या बोला है, फिर से अगर प्रश्न को देख लेते हैं। द फर्स्ट लिसनिंग टास्क मिस्टर आशुतोष गिव्स हिज स्टूडेंट इज यूजुअली वन इन विच दे हैव टू डिसाइड ऑन द जनरल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। विच एस्पेक्ट ऑफ लिसनिंग इज इट। ये सहायक शिक्षक में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया था, बस उसमें थोड़ा सा संदर्भ अलग था, बाकी ऑप्शन यही था, इसी प्रकार के था, लिसनिंग से रिलेटेड था कि कौन सा लिसनिंग कर रहा है वहाँ पे, है ना। तो देखिए ये आपके इसमें क्या बोल रहा है कि फर्स्ट लिसनिंग टास्क मिस्टर आशुतोष ने अपने स्टूडेंट को दिया, वो क्या देते हैं, विच दे हैव टू डिसाइड ऑन द जनरल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, है ना, ये करने के लिए दिया कि बच्चे जो टेक्स्ट दिए हैं उसका जनरल मीनिंग निकाल पाएँ, उसको क्या कर पाए, जनरल मीनिंग निकाल पाएँ, है ना। ये टास्क दिया है किसने, मिस्टर आशुतोष ने अपने बच्चों को। तो जनरल मीनिंग निकालना है, तो विच एस्पेक्ट ऑफ लिसनिंग इज इट। ठीक है, तो इसमें लिसनिंग का कौन सा एस्पेक्ट जो है या कौन सा क्षेत्र किसके लिए जो है लिसनिंग हो रहा है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है यहाँ पे, देखिए जनरल मीनिंग, बच्चे को क्या निकालना है, बच्चे को क्या निकालने के लिए दिया है, जो भी आशुतोष जो है टास्क दिए हैं उसमें जनरल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट निकालना है। तो देखिए ऑप्शन है ए, लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। चूँकि यहाँ पे जनरल मीनिंग निकालना है तो ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन तो होगा नहीं, तो इसलिए ये फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कौन सा होगा, जैसे कि वो पिछला वाला सहायक शिक्षक भर्ती में आया था कि एक जो है व्यक्ति है वो क्या किया है, पहली बार हवाई जहाज़ से यात्रा कर रहा है। अब अचानक से
एयरपोर्ट का जो है सारा जो डिजिटल बोर्ड है वो ख़राब हो गया है। तब क्या है, एयरपोर्ट के जो स्टाफ मेंबर है वो फ़्लाइट के बारे में अनाउंसमेंट कर रहे हैं और सारे फ़्लाइट का जानकारी दे रहे हैं। तो जो व्यक्ति है वो अपने फ़्लाइट की जानकारी के लिए उनको अनाउंसमेंट को सुन रहा है ताकि उसको अपने फ़्लाइट की जानकारी मिल पाए। तो वहाँ पे सुनना क्या हो रहा है, वहाँ पे सुनना स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए सुनना होगा। क्यों? क्योंकि उसको सारे चीज़ का डिटेल जानने की आवश्यकता नहीं। उसको वो क्या चाहता है कि मेरा फ़्लाइट कब है, कहाँ से है, कैसे है, उसको जानना है। तो वहाँ पे क्या होगा, लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या निकालना है, जनरल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट निकालना है। तो जनरल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट का मतलब क्या है, सार निकालना है। जो भी टेक्स्ट सुनाए होंगे उसका क्या निकालना है, सार। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिसनिंग फॉर जिस्ट हो जाएगा। सी क्या दिया, लिसनिंग एक्सटेंसिवली, है ना, तो ये भी नहीं होगा। लिसनिंग फॉर डिटेल्स, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, यहाँ पे दिया है जनरल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, मतलब आपका सार निकालना है, तो लिसनिंग फॉर जिस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोग्रेस टेस्टिंग विच स्टेटमेंट इज नॉट डिजायरेबल। देखिए, ए द टीचर शुड इंक्लूड ऑल स्किल, बी द टीचर शुड गिव फीडबैक ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस, सी द टीचर शुड यूज अ वेराइटी ऑफ वेज टू इवेल्यूट प्रोग्रेस i.e. डायरीज, सेल्फ इवेल्यूशन, चेक लिस्ट, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनरीज, टेस्ट एंड अदर्स, डी द टीचर शुड ट्रीट द स्कोर्स द सेम एज दोज ऑन फाइनल एग्जाम्स। तो देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोग्रेस टेस्टिंग के लिए कौन जो है आवश्यक नहीं है, डिजायरेबल नहीं है। ठीक है, इसमें से चारों कथन को देखना है। तो देखिए, प्रोग्रेस टेस्टिंग मतलब प्रगति के परीक्षण के लिए। तो देखिए, द टीचर शुड इंक्लूड ऑल स्किल्स, ये भी जरूरी है, सारे स्किल को शामिल करना उसमें चाहिए प्रोग्रेस टेस्टिंग के लिए। बी द टीचर शुड गिव फीडबैक ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस, है ना, प्रोग्रेस टेस्टिंग के द्वारा क्या करना चाहिए, टीचर को अपने स्टूडेंट को उसके परफॉर्मेंस के बारे में फीडबैक देना चाहिए ताकि बच्चे सुधार कर सके, ये भी सही। सी है द टीचर शुड यूज अ वैरायटी ऑफ वेज टू इवेल्यूएट प्रोग्रेस, है ना, आईज, डायरी, सेल्फ इवेल्यूशन, चेक लिस्ट, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनरीज, टेस्ट एंड अदर। मतलब टीचर को क्या करना चाहिए, मूल्यांकन के लिए, प्रोग्रेस के इवेल्यूएशन के लिए बहुत सारे विविध प्रकार के तरीके अपनाना चाहिए, जैसे डायरी है, सेल्फ इवेल्यूएशन है, चेक लिस्ट है, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन है ना, प्रश्नोत्तरी है, परीक्षण है और अन्य तरीके। तो ये भी करेक्ट है आपका, है ना, अलग अलग तरीक़ों से प्रोग्रेस टेस्टिंग होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए। डी है आपका, देखिए क्या दिया है, द टीचर शुड ट्रीट द स्कोर्स द सेम एज दोज ऑन फाइनल। तो टीचर को क्या करना चाहिए बोल रहा है, सेम जिस प्रकार से फाइनल एग्जाम में स्कोर को ट्रीट करते हैं उसी प्रकार इसके भी स्कोर को फाइनल एग्जाम का स्कोर की तरह ट्रीट करना चाहिए। तो ये क्या है, ये ऑप्शन गलत है ना, ये आवश्यक नहीं है। तो इसलिए इसका करेक्ट, चूँकि ऑप्शन में पूछा है कि नॉट डिजायरेबल, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच रिगार्ड्स टू सजेस्टोपीडिया इज नॉट करेक्ट। देखिए, ए इट इज पर्टमेंटिव ऑफ सजेशन एंड पेडागोजी। ठीक है, तो ये देखिए, ये सजेशन और पेडागोजी से रिलेटेड है, ये आपका सही है। बी दिया है, देखिए, द स्टूडेंट इज द की प्लेयर इन इट एंड द इंस्ट्रक्टर टेक्स अ बैक सीट, ये भी सही है, ये कथन भी करेक्ट है। सी दिया है, देखिए, दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय द बुल्गेरियन साइकेट्रिस्ट जॉर्जी लोजानो, तो ये भी करेक्ट है ना, इस मेथड का विकास किसने किया था, बुल्गेरियन साइकेट्रिस्ट जॉर्जी लोजानो ने किया था। ठीक है, अगला देखते हैं। तो देखिए, इसमें 3 कथन तो ऑलरेडी सही होगा। अब लास्ट कथन देखते हैं, द इंस्ट्रक्टर्स इज बाय डिफिनीशन द एक्सपर्ट, द जज एंड द इवेल्युएटर ऑफ द परफॉर्मेंस। तो देखिए, ये कथन गलत है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी जो है हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इज नॉट करेक्ट दिया है ना, तो ये जो है कथन गलत है, किसके लिए, सजेस्टोपीडिया के लिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीड द गिवन पैसेज। अब देखिए यहाँ पे पैसेज को पढ़ने के लिए बोला है और उसके हिसाब से आपको दिस फिनोमेना इज कॉल्ड करके यहाँ पे फिनोमेना निकालना है। क्या दिया है पैसेज में, राजू वाज सरप्राइज्ड बिकॉज अंजू वाज मच फास्टर एट रनिंग देन ही वाज, बट आफ्टर ही फाउंड आउट दैट हर मदर उषा हैड won a medal for running at the Olympics. Here the second sentence gives us a possible reason why Anju was so good at running, but we only understand that is a reason if we know that Olympic runners are very good. We used our knowledge of the word to see the sense connection between the two sentences here. This phenomena is called coherence, A coherence, B cohesion, C conjunction, D connectors. तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि राजू जो है सरप्राइज्ड है। क्यों सरप्राइज्ड है? कि अंजू उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से दौड़ती है ना। अंजू वाज मच फास्टर एट रनिंग देन ही वाज, है ना। किंतु बाद में उसे पता चलता है कि अंजू की जो माँ है, हर मदर उषा, है ना, उसने ओलंपिक में मेडल जीता है, उसने ओलंपिक में मेडल ये राजू को बाद में पता चलता है। तो यहाँ पे फिर हियर द सेकेंड सेंटेंस गिव्स एज अ पॉसिबल रीजन वाई अंजू वाज सो गुड। तो इस प्रकार से यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस क्या कर रहा है, रीजन बता रहा है कि अंजू जो है दौड़ में क्यों बेटर है ना। बट वी ओनली अंडरस्टैंड दैट इज अ रीजन इफ वी नो वाट ओलंपिक रनर्स आर वेरी गुड, है ना। इस प्रकार से किंतु यहाँ पे हम समझते हैं कि केवल एक रीजन ये नहीं होता है कि ओलंपिक रनर्स जो है बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया है वी यूज्ड आवर नॉलेज ऑफ द वर्ड टू सी द सेंस कनेक्शन बिटवीन द टू सेंटेंस हियर। अब यहाँ पे जो दो सेंटेंस हो रहा है ना, एक सेंटेंस दिया है और उसका फिर रीजन दिया है ना। तो ये जो दो सेंटेंस हो रहा है, हम अब क्या कर रहे हैं, वी यूज्ड आवर नॉलेज ऑफ द वर्ड टू सी द सेंस कनेक्शन, है ना। हम अपने नॉलेज का उपयोग कर रहे हैं उन दो सेंटेंस के बीच कनेक्शन के लिए। तो ये फिनोमेना हमारा क्या कहलाता है? तो ये फिनोमेना क्या कहलाता है? देखिए ये ऑप्शन है कोहेरेंस, बी कोहेशन, सी कंजक्शन, डी कनेक्टर। तो देखिए ये फिनोमेना कहलाता है, क्या कहलाता है, जिसमें हम अपने नॉलेज का उपयोग, है ना, दो कनेक्शन के लिए करते हैं दो सेंटेंस में, है ना। तो ये कहलाता है हमारा कोहेरेंस। क्या कहलाता है? ए कोहेरेंस। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी प्रकार से अन्य इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड वीडियोस के लिए, सामान्य ज्ञान से रिलेटेड वीडियोस के लिए, और यदि जितना हो सके मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो यदि आप तैयारी करना चाहते हैं CG टेट की, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा की, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो जो पहले भी डल चुका है वो भी वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं बहुत, यदि उसको इग्नोर करना नहीं चाहिए, बाकी आप लोगों की मर्जी है। और यदि आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।